नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस समय हम सब एलिफेंटा केव की यात्रा पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब अपने होटल से निकले। सबसे पहले बॉम्बे सीएसटी स्टेशन पहुंचे। वहां से गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए कोलाबा की बस ली। वहां पहुंचने के बाद 260 रुपये का टिकट लिया और लग गए लाइन में अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। उसके बाद हमारी फेरी आई। हम सब फेरी पर बैठे और निकल पड़े एलिफेंटा केव के लिए। एलिफेंटा केव गेटवे ऑफ इंडिया से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान जरूर रखिएगा। और हम सब वहां पहुंच गए जहां से एलिफेंटा जाने के लिए हमको टॉय ट्रेन मिलनी थी। हम लोगों ने अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले रखा था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था, चूंकि ये सफ़र दिन भर का है इसलिए अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर रखिएगा। हमने एलिफेंटा केव जाने के लिए टॉय ट्रेन, जो वहाँ के एक प्रमुख आकर्षण है, उसकी टिकट ली। टिकट बहुत ही सस्ती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, मात्र 5 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ से। यदि आप आना जाना दोनों करना चाहते हैं तो 10 रुपये का टिकट आपको लेना होगा। हमने टिकट ले लिया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद छुक छुक करती ही ट्रेन आई। इसको देखकर अपने आप में ही एक रोमांच हो रहा था। एक अजीब सा एहसास, जैसे बचपन में खिलौने को देखकर होता है, वैसा हम लोगों के अंदर भी हो रहा था। सभी बहुत ही उत्सुक थे और व्याकुल थे इस पर बैठने के लिए। ट्रेन आ रही थी और धीरे धीरे वहां पर आकर रुक गई। हम भी जल्दी से चढ़कर अपनी जगह ले लिए और इंतजार करने लगे कि कब ये ट्रेन चले। और आपको पता है, ट्रेन बिल्कुल भी नहीं रुकी। मुश्किल से 2 मिनट उसको वहां लगे। लोग चढ़े और ट्रेन तुरंत चल दी। सफर बहुत ही रोमांचक था। एक अजीब सा उत्साह था। जैसे बच्चे खिलौना देखकर उत्साहित होते हैं, वैसे हम सब इस ट्रेन में बैठकर उत्साहित थे। ट्रेन चलती जा रही थी। बगल में आप ये पत्थरों को देख रहे हैं, उनके बगल में सागर था जिस पर ये टापू है और यहाँ से ये ट्रेन जा रही थी। रास्ता करीबन 700-800 मीटर का है और हमारी ट्रेन को लगभग 10 मिनट लगे। स्पीड बहुत ही मामूली थी। एक अलग ही अनुभव था। हम सब भी पहुँचते जा रहे थे। कई लोग रास्ते में ऐसे मिले जिन्होंने इस ट्रेन को छोड़कर पैदल जाना उचित समझा और वो पैदल भी जा रहे थे। पैदल का भी अपना एक मजा है। ट्रेन से भी जाएंगे तो उसका भी अलग ही मजा है। पैदल में आप चाहे जहाँ रुक सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन तो वहीं रुकेगी जहाँ पर उसको रुकना होगा। तो हम सब भी ट्रेन से जा रहे थे और आसपास की चीज़ों को देख रहे थे। हाँ, एक बात अजीब लगती है कि हम पर्यटक, हम खासतौर पे हिंदुस्तानी घूमने फिरने वाले, कहीं पर भी जाते तो अपने निशान छोड़कर आते हैं। मेरा मतलब समझ गए होंगे ना आप लोग। निशान का मतलब चिप्स के पैकेट, कैंस, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, पानी की बोतलें, ये सब जहाँ तहाँ फेंक कर चले आते हैं। इससे वहाँ की सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो खत्म होने लगती है। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जा रहे हैं घूमने, कहीं पर भी जाएं, लेकिन अपने साथ कोई भी गार्बेज फेंक कर मत आइए। आप अपने बैग में रख लीजिए किनारे, जहाँ पर आपको डस्टबिन मिले वहाँ डाल दीजिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी है। तो करीबन 10 मिनट के सफर के बाद हम सब एलिफेंटा के उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है। बस हमारी ट्रेन आकर रुकी और हम सब आराम से उसमें से उतर गए और उसके बाद आगे चल पड़े। यहाँ से उतरने के बाद पैदल चलना होता है। हम सभी पैदल चल पड़े और पैदल चलते चलते हम लोगों को रास्ते में तरह तरह की दुकानें मिली। अब आगे चल पड़े। रास्ते में आपको कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप, आइसक्रीम, टॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, पापड़, कुछ भी आप चाहेंगे आपको मिलेगा। हम सब भी आगे चल पड़े। आगे जाने पर हमको ताज़े नाश्ते की दुकानें भी मिली। यदि आपको ताज़ा नाश्ता करना है तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। ताज़ा नाश्ता मतलब बड़ा पाव, चाउमीन, बर्गर, दाम्बोली, जो भी यहाँ के लोकल फूड आइटम्स है वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको काउंटर दिख रहा है। इस काउंटर पर एंट्री फीस बहुत ही मामूली है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पर पैसेंजर टैक्स रेट लगता है जो कि प्रति व्यक्ति 5 रुपये है, और अगर बच्चे हैं साथ में तो उनका 3 रुपये पड़ता है, जो कि बहुत ही मामूली फीस है यहाँ के रख रखाव के लिए और जो कि ज़रूरी भी है। इसको देने के बाद हम सब अंदर चल पड़े। अंदर भी आपको तरह तरह के स्टॉल्स दिखेंगे। हाँ, यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल ज़्यादा हैं और सबसे अच्छी बात है कि रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ के लोग वास्तव में काफ़ी जागरूक हैं। आपको कहीं पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं मिलेगी।
तो हम सब भी आगे चल पड़े। तरह तरह के लोग हम लोगों को मिल रहे थे, कुछ लोकल्स भी थे, कुछ अलग भी थे। इसके बाद चलते चलते हम लोग एक बड़ी सी खुली जगह पर पहुंच गए, जहां पर आप अगर फ्रेश होना चाहें तो यहाँ पर आपको इंतज़ाम मिल जाएगा। आप आइए यहाँ पर, फ्रेश होइए अगर आपको ज़रूरत है तो, और फिर आप यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसके बाद से चढ़ाई शुरू हो जाती है और बिल्कुल वही फीलिंग आती जैसे कि हम वैष्णो देवी की चढ़ाई पर गए हों। ये आप देख रहे हैं, जो लोग चढ़ने में असमर्थ हैं तो उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम भी है। किराया है मतलब भर का करीबन 1200 रुपये, एक तरफ का लगभग एक व्यक्ति का पड़ता है। तो ये रास्ता करीबन 15 से 20 मिनट की पैदल वॉक पर है। चढ़ाई थोड़ी सी तीखी है, इसलिए आपको अपने साथ पानी रखना होगा, और रास्ता चूंकि लंबा है तो आप बीच बीच में आराम करते हुए ही जाएं। आराम से दुकानों को देखिए, आपके पसंद के सामान अगर मिलते हैं यहाँ पे, आपकी ज़रूरत लगती है, बिल्कुल लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सामान कई तरह के हैं, कुछ हैंडमेड हैं, यहाँ की लोकल कलाकारी भी इसमें दिखती है, यहाँ पे कलाकारों के द्वारा बनाई गई चीज़ें भी हैं। अब जैसे ये सब आप पत्थर के सामान देख रहे हैं, ये सामान यहाँ से समुद्र से निकाले गए पत्थरों से बनाए गए हैं। और ऊपर जाएंगे तरह तरह की मूर्तियाँ, पेंटिंग्स दिखेंगी। चलते रहिए और देखते रहिए। रास्ते में खाने पीने के रेस्टोरेंट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ खाना है, बिल्कुल खाइए, फ्रेश होइए, चलिए आगे, अपने आप को तरोताज़ा कीजिए। अगर गर्मी है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप नींबू पानी या फिर कोई भी पेय पदार्थ जरूर साथ रखें और उसको पीते हुए चलें। ये देखिए भोले बाबा, कितने सारे स्कल्पचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। अपने साथ एक यादगार जरूर रखना चाहिए। और बॉम्बे का फेमस वड़ा पाव तो आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पर भी कई सारी दुकानें हैं जो वड़ा पाव बेचती हैं। हम सब इनको देखते हुए आगे चलते रहे। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम सब ऊपर पहुंचने वाले थे। रास्ते में धूप से बचने का स्थानीय नागरिकों ने काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा था। दुकान पूरे रास्ते के ऊपर पन्नियाँ छाई हुई थी, जिससे धूप से हम सब बच रहे थे। और बॉम्बे की बारिश का कोई भरोसा है नहीं, तो ये हमें बारिश से बचाने का भी काम करती हैं। इस प्रकार ये रास्ता आराम से चलते चलते कट गया। चढ़ाई बहुत तीखी नहीं है, लेकिन आपको बीच में रुकने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। यदि आपको सांस की प्रॉब्लम, यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप कई स्टॉपेज लीजिएगा और उसके बाद आप आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे। हम सब भी कर रहे थे। लोग पहले दर्शन करने जाते हैं, एलिफेंटा केव्स देखने जाते हैं, उसके बाद लौटते समय शॉपिंग करते हैं, क्योंकि गुफाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, करीबन 7 गुफाएं हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए लोग लौटते समय ही शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा, पहले आराम से खाली हाथ एलिफेंटा देखिए, क्या करेंगे अपने साथ सामान कैरी करके, और उसके बाद लौटते समय सामान लीजिए। एक खास बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बंदर बहुत हैं। यदि आपने अपने खाने पीने का सामान या मोबाइल छोड़ दिया तो कब वो वहाँ से उड़ जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे। हमारे साथ भी यही हुआ। हमने बिस्किट का बड़ा पैकेट निकाला कि चलो कुछ खाते हैं, और फिर जब मुड़े तो बिस्किट का पैकेट गायब। देखा कि बंदर महाशय पेड़ पर उसको रख के आराम से खा रहे हैं। अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो फिर आगे से थोड़ा सावधान हो गए। यहाँ पर आने के बाद सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं। इसके बाद एलिफेंटा का हिस्सा शुरू होता है। यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं। ये जो आप दाहिने साथ रास्ता देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, ये कैनन हिल्स की तरफ जाता है। जो सामने गया है ये एलिफेंटा की गुफाओं तक जाता है। तो साथियों, अब हम सब एलिफेंटा की गुफाएं पहुंच चुके हैं। एलिफेंटा गुफाएं देखने के लिए क्या टिकट होगा, क्या हमें गाइड करना होगा, गुफाएं कितनी हैं, किन किन बातों की सावधानी रखनी है, तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इसका अगला भाग है, जिसमें एलिफेंटा की गुफाएं देखेंगे। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।